Now we will see the new chapter, that is cell biology and biotechnology. ठीक है, अब ये चैप्टर में देखो क्या क्या कंसेप्ट पढ़ना है। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पे दिया हुआ है, दैट इज सेल बायोलॉजी क्या होता है, देन स्टेम सेल, biotechnology and its application and important stages in the development of the agriculture. Now the first, देखो चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी। सेल मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक है जो हम लोग 6 से पढ़ रहे हैं बेटा। सेल जो होता है इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कौन है, सेल है। देन जब बहुत सारे सेल, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, दो टाइप ऑफ सेल हमने पढ़ा है, जब बहुत सारे सेल का ग्रुप बन जाता है तो हम उसे बोलते हैं बेटा टिश्यू। और ये टिश्यू क्या करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, बहुत सारे सेल जमा हो गए तो यहाँ पे ये स्टमक बना बेटा। स्टमक के अंदर जब ग्रुप ऑफ सेल जमा हुआ तो उससे क्या होगा बेटा, अलग अलग टिश्यू फॉर्म होंगे। जैसे स्मूथ मसल टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू है। ये इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, इनका फंक्शन भी सेम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, टिश्यू। अब नेक्स्ट जो सेल होते हैं बेटा वो हमने देखा दो टाइप्स के, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए। और अगर एक एक टिश्यू को हम सेल को निकाल कर चेक करें तो उसमें बहुत सारे टाइप सेल मिलते हैं। स्टेम सेल है, जैसे इंडस्ट्रियल सेल है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट सेल को ब्लड सेल बोलेंगे हम। मसल सेल जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल्स, नर्व सेल, ये सारे सेल है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। अगर सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोग ने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें क्या है बेटा उसके अंदर ऑर्गेनेल्स है। देन अगर हम सेल के बारे में बात करेंगे, जैसे सेल अगर कहीं रप्चर हो जाता है तो उसे वापस से क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो जब सेल वापस से अपने आप को डिवाइड करता है और न्यू सेल फॉर्म करता है तो हम उसे बोलते हैं सेल डिवीजन। अगर कोई पर्सन सेल का स्ट्रक्चर, सेल के टाइप के बारे में, ऑर्गेनेल्स के बारे में या सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करता है तो हम उसे बोलते हैं ये क्या है, साइटोलॉजी है। तो ये सारी स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग बेटा, साइटोलॉजी। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है कि विच टेक्निक इन द रिलेशनशिप टू टिश्यू हैव यू स्टडी इन द अर्लियर क्लास। तुम लोगों ने पहले 9th में हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया गया है, टिश्यू कल्चर। एंड में ये चैप्टर था हमको कि आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में कौन सी टेक्निक पढ़े हैं। तो एकदम सिंपल एक ही टेक्निक पढ़ के है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में होता क्या है, नॉर्मली हम कोई भी सेल, अगर कोई भी हमको प्लांट ग्रो करना है तो हम एक उसका सेल ले लेते हैं। वो सेल को हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं, देन उसको स्टेनिंग करते हैं अलग अलग कलर से, फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखते हैं सारी चीज़ें। फिर वो सेल अगर कैपेबल होता है तो उसे लेके जाके हम लैब में आर्टिफिशियल मेथड से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और देन वो प्लांट को ग्रो करवाते हैं। तो ये हम लोगों ने 9th में देखा था। उसके बाद नेक्स्ट, विच आर द वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर। अब जब हम टिश्यू कल्चर करने जाते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस, सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, जो प्लांट हमें उगाना है, जैसे सपोज करो मुझे बनाना ट्री का प्लांट मुझे ग्रो करना है, तो मैं उसका क्या करूँगी, एक सेल लेकर आ जाऊँगी, फिर उसको एक पेट्री डिश में रखूँगी, फिर उसके बाद उसको क्या करूँगी, वॉशिंग करूँगी, उसके अंदर जो भी एंजाइम, अगार अगार सेल, जो भी न्यूट्रिएंट नीडेड होगा वो मैं उसको प्रोवाइड करूँगी। देन उसकी क्या होगी, उसमें ग्रोथ होगी। जब इसकी ग्रोथ होगी तो क्या करना है हमें, इसके हिसाब से ये प्लांट को जो टेम्परेचर, जो भी उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायर है, जो भी उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर लगेगा, मैं उसको आर्टिफिशियल कंट्रोलर में डाल दूंगी ताकि उसे प्रॉपर टेम्परेचर मिले। फिर उसके बाद क्या होगा, जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो ये धीरे धीरे खुद को ग्रो करेगा। देन हम उसे कलेक्ट करेंगे, फिर लेकर जाके उसे एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कैसा है, क्या है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ी थी। अब उसके बाद ये जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं,
जो भी हम पढ़ रहे हैं सेल से रिलेटेड, चाहे उसके स्ट्रक्चर के बारे में या फिर उसके अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है। दो टाइप के सेल होते हैं हमारे पास, प्लांट सेल, एनिमल सेल। उस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, देन सेल डिवीजन होता है। अगर ये सब की पढ़ाई, अगर कोई इन सब के बारे में नॉलेज लेता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये क्या है बेटा, साइटोलॉजी है। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड ना, चूंकि हमें पता चल गया टिश्यू कल्चर से हम चीज़ों को उगा सकते हैं, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू उसके बहुत सारे बेटा रिवॉल्यूशनरी स्टडी किए गए, जिससे हमें बहुत सारे फायदे हुए। और ये स्टडी ऐसा हवा में तो नहीं होता है ना, ये बराबर प्रॉपर लैब में होता है। तो उसके लिए बहुत सारे लैब, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में 2 लैब का दिया हुआ है, एक पुणे में है और एक कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो पुणे में जो है वो नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस है, और बेंगलुरु में भी है एनसीबीएस। यहाँ पे ये दोनों लैब में बहुत सारे क्या किए गए, सेल रिसर्च किए गए, जिसमें हमें बहुत सारे सक्सेस भी मिले। अब उनको हम देखते वन बाय वन। तो सबसे पहले कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। अब स्टेम सेल क्या होता है, कैसा होता है, तो देखो यहाँ पे बहुत बेसिक्स दिया हुआ है। व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल जो होता है ना, वो अपने आप को डिवाइड करता है और ये कैपेबल होता है न्यू न्यू सेल बनाने के। जैसे अगर आपके पास स्टेम सेल है, जैसे ये आपका स्टेम सेल है, तो ये स्टेम सेल बेटा नर्व सेल बनाता है, ब्लड सेल बनाता है, मसल सेल बनाता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन सेल बनाता है, लीवर के सेल। मतलब स्टेम सेल का काम क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ओरिजिनेट कर देना। इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अलग अलग टाइप के सेल्स को क्या करता है बेटा, ओरिजिनेट करता है। ये जो सेल होता है ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है बेटा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, अलग अलग सेल, अलग अलग चीजें सेल बनाने के काम आते हैं। जिसमें बेस्ट एग्जांपल कि इसका जो मेन फंक्शन होता है बेटा, अगर तुम्हें कहीं लग जाता है, तुम्हारा सेल कहीं रप्चर हो जाता है, तो उसको हीलिंग करने का काम ये सेल का होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेल का पार्ट क्या हो गया है, जख्म लग गया है उसको, तो अब ये स्टेम सेल क्या करेगा बेटा, इसको वापस से ग्रो करेगा एंड देन वापस से वो सेल को एज इट इज जैसा पुराना था वैसे कर देगा। अब नेक्स्ट चलते बेटा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हम जब इस प्लांट के बारे में, हम अभी से पहले जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे, हमने प्लांट के बारे में स्टडी किया था। बट इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है बेटा ना, उसके अंदर हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई भी अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बेटा बनता है, अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म हमें बनाना है, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, मेल और फीमेल के गैमेट से। जैसे फीमेल है तो फीमेल का ये ओवम है, और जो मेल है वो मेल का स्पर्म है। तो ये दोनों का जो गैमेट होता है बेटा, ये फ्यूज होगा। ठीक है, मेल और जो फीमेल का गैमेट है वो फ्यूज होगा, तो हम उसे बोलते हैं बेटा ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। जब ये दोनों गैमेट बेटा फ्यूज होंगे, तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जाइगोट में। फिर जाइगोट अपने आप को डिवीजन करेगा, इस तरीके से सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा बेटा, मास ऑफ द सेल, इस तरीके से मरुकुला जिसको हम बोलते हैं, या फिर ब्लास्टोसाइड बोलते हैं, इस तरीके से वो अपने सेल को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो एकदम सेम पुराने वाले जैसा ही बनता है। अगर इंसान है तो इंसान का बच्चे जैसा ही बनता है ये। तो अब ये जो बन रहा है बेटा, ये जो बेबी बन रहा है ये सेल से, ये सेल में ऐसा क्या है बेटा जो ये बेबी बना रहा है, तो बेटा ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है स्टेम सेल। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्टेम सेल। ये स्टेम सेल कैपेबल होता है तुम्हारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल बनाने के। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। जब आगे, जब वो बच्चा बन रहा है, जब वो बेबी का फॉर्मेशन चालू है, तो उसमें क्या करता है, ये जो सेल होता है, ये जो स्टेम सेल होता है, अलग अलग सेल बनाता है। जैसे नर्व सेल बनाएगा, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्लड सेल बनाएगा, मसल सेल, इंटेस्टाइनल सेल, बोन्स के सेल, तुम्हारे अलग अलग टिश्यू। इस तरीके से तुम्हारा पूरा होल बॉडी क्या होता है बेटा, फॉर्म हो जाता है। तो मतलब स्टेम सेल का काम होता है अलग अलग डिफ्रेंशिएट, अलग अलग सेल बनाने का काम करता है, जिससे पूरी होल ऑर्गेनिज्म तुम्हारा क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। अच्छा, ये जो बनने का काम होता है बेटा स्टेम सेल से अलग अलग डिफरेंशिएट सेल बनाने का, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। दैट मीन्स अगर आपको मालूम होगा तो कोई फीमेल अगर बेटा प्रेग्नेंट होती है तो उसको 9 मंथ लगता है बेबी को डिलीवर होने, मतलब 9th मंथ रिक्वायर होता है बेबी को फॉर्मेशन होने के लिए। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ये जो स्टेम सेल का अलग अलग सेल बनाने का, डिफरेंशिएट सेल बनाने का जो काम होता है, ये वंस में नहीं होता है, 1 मिनट में 2 मिनट में नहीं होता है, इसके लिए लॉन्ग टाइम रिक्वायर होता है। चलो
अभी नेक्स्ट, ये स्टेम सेल हमें मिलेंगे कहाँ कहाँ से? अभी तो हमने देखा कि पहले क्या देखा कि जो वो ब्लास्टोसाइड है वहां से वो स्टेम सेल निकाला। क्या और भी कहीं ऐसा रीजन है बेटा जहां से हम ये स्टेम सेल को निकाल सकते हैं? यस। तो द सोर्स ऑफ स्टेम सेल क्या है बेटा? पहला अम्बाइकल कॉर्ड। अब ये क्या होता है बेटा? जब पेट में किसी कोई फीमेल होती है जिसके वोम के अंदर ये बेबी होता है, ठीक है, तो ये बेबी को आपने देखा होगा, इसकी जो नाव होती है उससे एक नर्व कनेक्टेड होती है, एक ऐसी डोर लगी हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं अम्बाइकल कॉर्ड। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो भी उसकी नाव में ही लगा हुआ रहता है। तो ये जब अम्बाइकल कॉर्ड को आप कट करोगे ना बेटा, तो इस अम्बाइकल कॉर्ड के अंदर तुम्हें स्टेम सेल मिलेगा। दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था मेल और फीमेल का, तो जब ये ब्लास्टोसाइड बेटा बना था, इससे पहले मैंने बताया था कि जब ये जाइगोट सेल डिवीजन करेगा ब्लास्टोसाइड बनाएगा, तो ये ब्लास्टोसाइड में से आप स्टेम सेल को कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद और कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो बेटा? रेड बोन मैरो में, आपकी जो बोन है उसके अंदर जो रेड बोन है उसके अंदर से आप ये स्टेम सेल कलेक्ट कर सकते हो। द लास्ट वन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो फैट टिश्यू होते हैं वहां से भी हम स्टेम सेल को क्या कर सकते हैं बेटा? कलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेम सेल का काम क्या होता है बेटा? अगर आपने सपोज करो इनमें से कोई भी पार्ट से स्टेम सेल कलेक्ट कर लिया, तो तुम क्या करो, उसे एक मीडियम प्रोवाइड करो स्टेम सेल के अंदर। ये स्टेम सेल क्या करेगा? आपकी बॉडी के जो भी डिफरेंट सेल्स है वो आपको बना कर देगा। ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर सपोज करो तुम्हारी बोन की हड्डी, बोन में कहीं रप्चर हो गया, तुम्हारी बोन के सेल खराब हो गए, या कोई हेड सेल खराब हो गए, या तुम्हारा ब्रेन का सेल या लीवर का सेल, या तुम्हें कहीं कटवट लग गया, तो वो स्टेम सेल को हम यूज करके वो पार्ट के सेल को हम रीजनरेट करवा सकते हैं। जैसे अभी सपोज करो यहाँ का बोन का जो सेल है वो खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, कहीं से अपनी बॉडी के स्टेम सेल को कलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। अब ये स्टेम सेल क्या करेगा? आपके बोन के सेल्स को बना देगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट, यहाँ पे जो दिया हुआ है बेटा कि जो आपका स्टेम सेल है आपने कलेक्ट तो कर लिया, जैसे ब्लड कॉर्ड से कलेक्ट किया, बोन मैरो से कलेक्ट किया, ब्लास्टोसाइट से कलेक्ट किया, तो ये जो पार्ट्स आपने कलेक्ट किया, तो इसको स्टोर कैसे करोगे? तो जो भी बेटा हम स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं पहले तो बहुत केयरफुली हम कलेक्ट करते हैं, और इसको स्मॉल स्मॉल, हम कह सकते हैं कि एक सैंपल, जैसे ब्लड के से स्मॉल से कंटेनर में कलेक्ट करके रख दिया जाता है, वैसे इसको भी अलग अलग डिब्बी में कलेक्ट करके हम रखते हैं। और जब हम इसको रखते हैं तो नाइट्रोजन गैस के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो अबाउट -135 डिग्री सेल्सियस से लेके 190 डिग्री सेल्सियस तक के होता है, ताकि ये स्टेम सेल खराब ना हो, लॉन्ग टाइम तक के स्टोर रहे, अगर किसी को यूज हो तो हम उसे दे सके। अब नेक्स्ट, स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल से लेके क्या क्या रिसर्च हुए तो वो देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन बेटा जो सोर्स हमने पढ़ा कि स्टेम सेल को हम दो सोर्स में, या तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से हम स्टेम सेल को कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम अडल्ट। तो एम्ब्रियोनिक में बेटा कौन सा स्टेज है? जैसे जो बेबी फॉर्मेशन से पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टोसाइड स्टेज में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? वो सेल को कलेक्ट कर सकते हैं, देन उसको आइसोलेट मीडियम में रखकर बहुत सारे स्टेम सेल उगा सकते हैं। ये तो एम्ब्रियोनिक सोर्स था। अडल्ट सोर्स में कहाँ से आता? बोन मैरो से, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से, ब्रेन सेल से, टिश्यू, मसल्स, ये सारे सेल से भी हम क्या कर सकते हैं? स्टेम सेल कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो सोर्स है बेटा स्टेम सेल कलेक्ट करने के, पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरा क्या है? अडल्ट। अब इसको हम जरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग चलेंगे दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में नॉर्मली क्या होता है, जो भी तुम्हारा जाइगोट होता है, जैसे डे 1 पे फर्टिलाइजेशन हो गया, देन डिवीजन हुआ, 2 सेल बना, देन डिवीजन हुआ, उसमें 4 सेल बनेंगे, फिर 8 सेल बनेंगे। इस तरीके से 16 से 32 सेल इसके अंदर होते हैं, जो 4 डे के अंदर होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूला भी बोलते हैं और ब्लास्टोसाइट भी। तो ब्लास्टोसाइट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसाइट क्या करता है? इसके अंदर स्टेम सेल आ गए, ये स्टेम सेल मैनी डिफरेंशिएट सेल बनाएंगे, जैसे लिवर सेल बनाएंगे, ऑर्गेनिक सेल बनाएंगे, ब्रेन सेल बनाएंगे, ऐसे अलग अलग सेल बनाते हैं। अब तुम्हारे पास ये ब्लास्टोसाइट आ गया बेटा, ये ब्लास्टोसाइट को तुमने कलेक्ट कर लिया। अब तुमने देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कलेक्ट द स्टेम सेल फ्रॉम दी ब्लास्टोसाइट। अब स्टेम सेल ब्लास्टोसाइट से कनेक्ट किया, अब इसको तुम क्या करोगे? अपना खुद का आर्टिफिशियल क्या करोगे? उसको टेम्परेचर मीडियम प्रोवाइड करोगे। वही किया है यहाँ पे, उसको पेट्री डिश में कलेक्ट कर लिया लैब के, यहाँ पे वो स्टेम सेल को डाल दिया। अब ये स्टेम सेल क्या करेगा? अलग अलग सेल को डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट सेल को, जैसे ब्रेन का सेल बनाएगा, तुम्हारे बॉडी का सेल बनाएगा, मसल का सेल बनाएगा, फिर इस तरीके से अलग अलग टिश्यू फॉर्म हो जाएंगे। ये टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है कि जब आप क्या करोगे, ब्लास्टोसाइट से फिफ्थ से लेके 7 डेज के बीच में ही आपको ये स्टेम सेल निकालना होता है, फिर लाइब्रेरी में जाके इसको ग्रो करवाना रहता है, देन ये टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बन गया। इस तरीके से तुमने क्या किया, एक स्टेम सेल कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन फॉर्मेशन कर दिए। देन नेक्स्ट अडल्ट। अब सेकेंड वाला किसके बारे में देखेंगे, अडल्ट सेल। अभी से पहला जो देखा था वो एम्ब्रियोनिक। अब अडल्ट सेल से अगर तुमने क्या किया, स्टेम सेल कलेक्ट किया, तो क्या करोगे। तो अडल्ट सेल्स में 3 मेन सोर्स है जहां से हम लोग स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं। पहला रेड बोन मैरो, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा ब्लड सेल। इस पार्ट से हम लोग क्या कर सकते हो, जो फोर्थ वन जो है वो क्या है, एम्बाइकल कॉर्ड था। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इससे भी हम ऑर्गन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस ऑफ स्टेम सेल। जो भी हमने अडल्ट सेल को करेक्ट किया स्टेम सेल एडल्ट में से, उसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला यूज होगा रीजेनरेटिव थेरेपी। रीजेनरेटिव मतलब वापस से कहीं सेल खराब हो गया, रप्चर हो गया, तुमको उसको वापस उगाने के लिए करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रीजेनरेटिव में होता है 2 टाइप होता है, एक होता है सेल थेरेपी होता है, दूसरा होता है टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल। मतलब तुम्हारी बॉडी में अगर ब्लड सेल्स की कमी है तो हम स्टेम सेल यूज करके ब्लड सेल बना सकते हैं, या फिर तुम्हारी बॉडी में कोई सेल की कमी हुई है या कोई सेल खराब हुआ है तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली बेटा जब हम सेल थेरेपी में जाएंगे तो सेल थेरेपी में हम लोग इसको रिप्लेस द डेड सेल, जो आपकी बॉडी के अंदर सेल मर गए हैं, खराब हो गए हैं, उसको रिप्लेस करने का काम करते हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गया बेटा, तो डायबिटीज के अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलेट करने वाला जो बीटा सेल होता है उसको हम वापस से बनाने का काम कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन सेल है। मायोकार्डियल में क्या होता है, नॉर्मली इसके अंदर भी हम स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं। जो हार्ट के सेल बेटा जो खराब हो गए हैं उसको हम वापस से रीग्रो करवा सकते हैं। फिर अल्जाइमर्स डिजीज है, इसके अंदर भी हम स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं। जो तुम्हारे न्यूरॉन खराब हुए हैं वो हम उसको वापस से ग्रो करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां पर हमारे सेल खराब हो जाते हैं, तो हम स्टेम सेल को यूज करते हैं बेटा उसको वापस से रीजनरेट करवाने के लिए। अब दूसरा है टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल। अगर सपोज करो कोई कंडीशन हो गया, जैसे अनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल यूज कर सकते हैं। जैसे अनीमिया है तो अनीमिया में जो होता है रेड ब्लड सेल की जो क्वांटिटी होती है बेटा वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल यूज करके, जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है बोन मैरो से स्टेम सेल कलेक्ट किया, उसको पहले ग्रो किया, ठीक है। अब ये सेल क्या करेगा, सारे सेल बनाएगा, तो ये ब्लड सेल भी बनाएगा। अब हम ये ब्लड सेल्स को क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे। अब ये बॉडी के अंदर वापस से रेड ब्लड सेल्स की जो क्वांटिटी वो बढ़ गई, तो अब क्या हो गया, वो अनीमिया जो प्रॉब्लम थी वो क्योर हो गई। वैसे थैलेसीमिया में भी होता है, थैलेसीमिया में भी हम वही कर सकते हैं, स्टेम सेल कलेक्ट किया उसकी बॉडी से, थैलेसीमिया जो थैलेसीमिया है उसमें अगेन रेड ब्लड सेल बना, हमने इसको वापस से डाल दिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाएंगे, देन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स का, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रोड्यूस हो रहा था कम हो गया था, उसको हम वापस से रीग्रोथ करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हम स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया है। अगर सपोज कर तुम्हारा बोन मैरो है, जो पर्सन को प्रॉब्लम है ऑर्गन में, उसकी बोन मैरो से हमने स्टेम सेल कलेक्ट कर लिया, अगेन उसको लैब में ग्रो किया, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सेल ग्रो करके देगा। अब हमें क्या है, जैसे सपोज करो वो पर्सन को किडनी डैमेज हुआ है, किडनी उसकी खराब हुई, तो हम इसके अंदर जो प्रेजेंट किडनी के सेल होंगे हम वो सेल को कलेक्ट करेंगे, उसकी किडनी में लेके जाके रिस्टोर कर देंगे, फिर वो किडनी उसको ग्रो करवाएगा, फिर उसका हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि ये सेल बराबर है या नहीं है, फिर वापस से हम उसकी बॉडी में वो सेल को इंजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब ऑर्गन फेल हो जाता है, जैसे किडनी है, लीवर है, तो हम इसे क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं। कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी बॉडी से ही स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं, ये स्टेम सेल वापस से किडनी फॉर्म करता है, देन ये किडनी को वापस से उसकी बॉडी में रीस्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लीवर के अंदर भी होता है, लीवर में भी हम ये काम कर सकते हैं कि अगर किसी का लीवर फेल हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो
जो भी है उसकी बॉडी से स्टेम सेल कलेक्ट कर लो, वो स्टेम सेल क्या करेगा, हेपिटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स बनाएगा। फिर वो जब लिवर 3D फॉर्मेशन में मतलब लिवर जैसे होता है वो प्रॉपर वैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो फंक्शन करने लगेगा तो हम वो इंसान की बॉडी में वापस से इंजेक्ट कर देंगे, डाल देंगे। तो जिससे क्या होगा, अगर किसी की बॉडी का लिवर, किसी की बॉडी का ऑर्गन अगर खराब हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्गन बनाकर उसे ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कौन कौन से बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रेन है, जैसे ब्रेन हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, पेनक्रिया है, इंटेस्टाइन है, आइज, ये सारे ऑर्गन बेटा हमारी बॉडी के ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अब रीजन क्या है, क्यों ट्रांसप्लांट कराना है, तो बेटा रीजन क्या होता है, या तो आपकी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए, आपकी जो बॉडी के सेल्स है वो यूज हो के ऑर्गन यूज हो कर खराब हो चुके हैं, या फिर आपका किसी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो आपको बॉडी में ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, बीमारी हो गया, या जो तुम खाना पीना खा रहे हो वो अनहेल्दी था जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो गई, आपकी बॉडी के ऑर्गन खराब हो गए और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, अब जब बेटा बॉडी के ऑर्गन खराब हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वो पर्सन की लाइफ बहुत डिफिकल्ट में हो जाती है, वो पर्सन हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहता है, बार बार वो हॉस्पिटलाइज होगा, वो चीज़ों को सही से कर नहीं पाएगा, उसे कमजोरी बहुत रहेगी, और इस तरीके से उसका ऑर्गन क्या होगा, फेल होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, और इवन उसकी मौत भी हो सकती है। मतलब अगर किसी का ऑर्गन खराब हुआ बेटा तो वो इंसान मर सकता है, और सिंपल है बेटा, मर ही जाएगा, क्योंकि अगर उसका ऑर्गन फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो इंसान जी ही नहीं पाएगा, करें, तो उसमें उसकी मौत हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। अब जब ऑर्गन हमें देना है, अभी हमें ये बात तो पता चल गया कि लोगों की जान बचाना है, कैसे बचाएंगे, ऑर्गन देकर, करेक्ट। लेकिन क्या ऑर्गन हर कोई दे सकता है बेटा, नहीं। ऑर्गन देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला, तो हमें डोनर ढूंढना पड़ता है, जो भी जिसको भी ऑर्गन देना है, जिससे हमको ऑर्गन लेना है, वो डोनर हमें ढूंढना पड़ेगा। अब अब कौन लोग कैसे ऑर्गन दे सकते हैं, तो सबसे पहले अगर इन केस कोई किडनी है, किसी का किडनी खराब हुआ है, तो हमें ये मालूम है कि हर एक इंसान के अंदर बेटा 2 किडनी होता है, ठीक है। तो हम एक किडनी देकर एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं, हमने एक किडनी अपना डोनेट कर दिया, हम एक किडनी पर अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो डोनर हमने ढूंढ लिया, वो डोनर क्या करेगा, एक किडनी डोनेट कर देगा, ठीक है। तो वो उस इंसान की लाइफ बच सकती है, क्योंकि जो 2 किडनी आपकी फंक्शन परफॉर्म करती है, अगर एक किडनी निकाल ली जाए तो भी एक किडनी पे आप जी सकते हो। तो अगर किसी की किडनी दोनों खराब हो गई है तो हम एक किडनी देकर उसकी लाइफ बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये किडनी के केस में हो गया बेटा। उसी तरीके से बेटा हम बहुत सारी चीजें, जैसे एक एग्जांपल स्किन है, किसी की स्किन बर्न हो गई, जल गई, तो हम स्किन भी क्या कर सकते हैं, उसको डोनेट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, अब डोनेट करते वक्त बेटा क्या क्या चीजें हमको देखनी पड़ती है, हम ऐसे ही डोनेट कर सकते हैं क्या, हाँ किसी कोई बीमार हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लिवर, ठीक है हम दे देते हैं, नहीं, हमें देते वक्त भी बहुत सारी चीजें चेक करना पड़ता है। अब क्या देखना है, तो सबसे पहला देखना है उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है कि नहीं। अगर सपोज करो वो ए ब्लड का है, ए ब्लड ग्रुप का है, तो तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको नहीं दे सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको कोई तो डिजीज नहीं है, जो डोनेट कर रहा है ब्लड, जो भी ब्लड देने वाला है, जिसको भी दे रहा है, तो वो जो ब्लड दे रहा है उसको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, जेनेटिकली कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। और फिजिकल फिटनेस, वो इंसान फिजिकली फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे को अगर किडनी की जरूरत है तो कोई बूढ़ा उसको किडनी दे रहा है, नहीं, एज भी बेटा मैटर करेगा। तो ये सारे फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं कि जब हम किसी को भी अपना ऑर्गन डोनेट करने जाते हैं, तो ये पॉइंट्स हमें देखना है कि कौन किसको ऑर्गन दे रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। अब नेक्स्ट, जब हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं बेटा, तो हम किसी की लाइफ बचा रहे होते हैं। तो ऑर्गन जब हम डोनेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि ब्लड मैच होना चाहिए, जब ब्लड मैच होगा तो हम उसे ऑर्गन देकर हम उसकी जान बचा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन में क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई इंसान डेथ हो गई, अब हमें ये तो पता है ना बेटा कि जब हम मर जाते हैं, हमारी जब सडन डेथ हो जाती है
या किसी भी कारण से या हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर बेटा जो ऑर्गन होते हैं वो सर्टेन टाइम बीइंग तक के कुछ टाइम के लिए ये जिंदा रहते हैं, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वहीं से कंसेप्ट निकला है बॉडी डोनेशन, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसको डोनेट करना। अब हम इसको डोनेट करके क्या कर सकते हैं, जैसे जो नीडीफुल है हम उनको डोनेट कर सकते हैं। हम जो साइंस जो स्टूडेंट्स है, मेडिकल रिसर्च वगैरह जो बच्चे करते हैं, हम उनको अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं। अब डोनेट में भी क्या क्या डोनेट होगा वो भी देख लेते हैं। लिवर डोनेट कर सकते हैं बेटा, किडनी डोनेट कर सकते हैं, हार्ट है, हार्ट वॉल्स डोनेट कर सकते हैं, आई में जो कॉर्निया होता है उसको डोनेट कर सकते हैं, स्किन। तो ये सारी चीजें हम डोनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और वहां पे हम मर गए लेकिन हमारी ऑर्गन से दूसरों को क्या होगा बेटा, फायदा होगा। तो इस चीज की अवेयरनेस लोगों को फैलाना चाहिए कि हम अलग अलग चीजों को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डोनेट कर सकते हैं और ये वॉलेंट्री डोनेशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर या कुछ साल पहले जो पूछे गए वो क्वेश्चन तुम्हें लिस्ट डाउन है। पहला है प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेम सेल इज कॉल्ड डैश। स्टेम सेल की जो प्रॉपर्टी होती है जो बार बार खुद को रीजनरेट करने की, हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्लूरीपोटेंसी। द डिजीज रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज। एंड द राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, स्टेम सेल की डेफिनेशन और टिश्यू की डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है। देन उसके बाद ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसे तुम लोगों को आंसर देना है। इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन ये पूछे गए कंटिन्यूस, ये देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया बॉडी ऑर्गन डोनेशन वाला पार्ट, खत्म हो गया। देन उसके बाद हम आएंगे, दैट इज द मेन कंसेप्ट जो अगेन इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज है, ये तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, बायो मतलब होता है बेटा लिविंग, दैट मीन्स सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होगा उसके हेल्प से हम टेक्नोलॉजी को मर्ज करके क्या न्यू इन्वेंशन करते हैं और जिससे क्या फायदे होंगे वो हम देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है बेटा, ये नॉर्मली जो है वो एक आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। हम खुद ये नया मेथड इन्वेंट किए। ये जो मेथड हमने इन्वेंट किया है उसका मेन मकसद क्या है, टू बेनिफिट द ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों को फायदा पहुंचाना। अब फायदा कैसे पहुंचाएंगे, अब वो देखो। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करी। जैसे तुम्हारा साइटोलॉजी फील्ड है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये सारे फील्ड इस बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर फील्ड में। एक एग्जाम्पल के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत यूज किया। द रीजन, हमें क्या करना था बेटा, हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड, उसकी जो क्वांटिटी है हमें वो बढ़ाना था। उसकी जो वेराइटीज है, अलग अलग वेराइटी के हमें क्रॉप प्रोडक्शन करने थे और डिजीज फ्री क्रॉप बनाने थे। अभी पहले क्या होता था ना बेटा, कि हम जब खेतों में फसल उगाते थे किसान, तो वो किसान खेतों में फसल तो उगा दिया लेकिन उसको क्या हो जाती थी, ड्यू टू कुछ रीजन से उसकी फसल खराब हो जाती थी, इन्फेक्शन लग जाते थे, तो ये सारे प्रॉब्लम उसको आते थे। देन फार्मास्यूटिकल में भी, फार्मेसी में मेडिसिन वगैरह बनाना, तो ये सारी चीजें आज पॉसिबल हो गई बायोटेक्नोलॉजी से। हम क्या कर सकते हैं, लैब में इसको ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट कंडीशन में हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए भी अगेन क्या यूज करना होगा हमें, जो मेथड है, जो बेसिक मेथड है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। हम क्या करेंगे, हमें जो भी प्लांट, जो भी मेडिसिन बनाना है उसका एक सेल हम उस बैक्टीरिया का या वो वायरस का या वो प्लांट का हम सेल लेकर आएंगे, उसे हम एक्स प्लांट बोलेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर वो ग्रो होगा, प्लांटलेट ग्रो होगा, देन वो मैच्योर होगा, देन हम उसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एरिया में हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया। जैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कोई ऐसा प्लांट तुम्हें मिला जो जिसकी क्वांटिटी खत्म होती जा रही है, तो हम उधर पे ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके उस प्लांट को सेव कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी है, एनिमल्स इंप्रूवमेंट, एनिमल्स की यील्ड बनाने के लिए, एंड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे। अभी वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे न्यू एक्सपेरिमेंट किए गए और नई नई वेराइटी हमें बना दी गई। तो सबसे पहला जो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे अपने आप को यूज किया, तो सबसे पहला जो तुमको दिया है, बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग एरियाज, जिसमें पहला एग्जांपल है कि हमने एंटीबायोटिक्स बनाया।
सॉरी, एंटीबायोटिक उसके बाद वाला है। पहला तुमको दिया हुआ है कि हमने बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फूड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारे पास मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिली होता है, ठीक है। तो मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो क्या करता है, हमने इस मिल्क के अंदर सबसे पहला क्या किया, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम इससे मिल्क को डाला, अब इसका फर्मेंटेशन कर दिया 4 से 6 घंटे के लिए एट द टेम्परेचर ऑफ 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा ये जो हमने कन्वर्जन किया ना मिल्क से, हमने मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमने डाला, उससे फायदा क्या हुआ बेटा, इसके अंदर जो लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और उससे जो मिल्क, जो तुम्हारा दही बना, वो जो थिक टेक्सचर से बना। जैसे जो आज हमें मार्केट में जो दही मिलता है वो सेम टेक्सचर का मिलता है और सेम क्वालिटी का मिलता है। द रीजन, हमने क्या किया बेटा, हमने खुद में लैब में हमने 2 बैक्टीरिया बनाया, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिली बल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 2 बैक्टीरिया हमने यूज किया, जिसकी वजह से जो दही है, दही का जो टेक्सचर है, दही के अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेन है वो कांस्टेंट रहा, और इससे लोगों को फायदा हुआ। तो ये पहला हो गया हमारा यूज कि हमने बायोटेक्नोलॉजी से फूड प्रोडक्ट बनाया। दूसरा, शुगर मोलाइसिस। ये शुगर मोलाइसिस क्या होता है बेटा, जो गन्ना होता है ना, जो शुगर होता है, शुगर कैन होता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं और उससे शुगर बनाते हैं, लेकिन जो उसका वेस्ट बच जाता है ना, उसको हम बोलते हैं मोलाइसिस, ठीक है। तो मोलाइसिस में हमने एक बैक्टीरिया डाला, सैक्रोमाइसिन सर्विसे, ये हमने बैक्टीरिया मोलाइसिस में डाला। देन इसको फर्मेंटेशन किया 2 से 7 डे तक के। देन उसके बाद हमें इससे जो मिला वो अल्कोहल मिला। तो हमने ये जो बैक्टीरिया बनाई है हमने ग्रो किया, लैब में ग्रो किया, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। इससे हमने क्या किया बेटा, अलग अलग अल्कोहल और ब्रीवेज और मेडिसिन और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमने इससे बनाए। तो अगेन ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया बेटा, ये 2 चीजें प्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यूज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल। हमने बहुत सारे सेल, जैसे एंटीबायोटिक बनाए, मेडिसिन, वैक्सीन बनाया विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल। हमारे पास पहले से कोई जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमने वो बैक्टीरिया का सेल लिया, उससे उससे बचने के लिए हमने बहुत सारी मेडिसिन बनाई, जैसे पेनिसिलिन बनाया। फिर उसके बाद ये जो मेडिसिन बना वो पूरा प्यूरिफाइड था, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हमने वैक्सीन बनाया, जो हमारे पास वायरसेस थे, जो भी हमारे पास बैक्टीरिया थे, हमने उसे यूज किया और उससे हमने वैक्सीन बनाए, जैसे कोविड-19 के वैक्सीन बनाए, इन्फ्लुएंजा, एफिटाइसिस, ये सारे वैक्सीन हमने बनाए। नेक्स्ट, उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज किया, उससे हमने डीएनए एंड प्रोटीन बनाया। जैसे हमने क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी बॉडी का पहले तो हम डीएनए पढ़ लें, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, हम अगर उसको पढ़ते हैं तो हम अगर उस जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जीन थेरेपी हमने उसे इंट्रोड्यूस किया, मेडिसिन बनाया कि हम इसकी जीन, देखो नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, अगर किसी भी प्लांट के या किसी भी एनिमल्स के डीएनए को अगर तुम पढ़ लोगे, इसका डीएनए कैसा है, तो आप इजीली उस ऑर्गेनिज्म को बना सकते हो। अगर उसके डीएनए में कहीं रप्चर है तो हम उससे डीएनए को सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएनए से हम लोगों को पता चल जाए, जैसे कैंसर जैसी डिजीज है उसको हम क्योर कर सके, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट उसकी मेडिसिन बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ डीएनए। डीएनए को स्टडी करके बहुत सारी प्रोटीन हम बना सकते हैं डीएनए की स्टडी से। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर क्वालिटी बाय द जीन मैनिपुलेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसे कोई प्लांट है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा प्लांट बनाओ जिसके अंदर ना बेटा कोई अगर कोई कीड़े मकोड़े उसको अटैक करते हैं तो वो प्लांट मेरा खराब नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसकी जीन मॉडिफाई कर दूंगी, उसकी जीन्स में बेटा चेंजेस ला दूंगी। तो अब जो मेरे क्रॉप बनेंगे ना वो बेस्ट क्वालिटी के क्रॉप बनेंगे, क्योंकि मैंने उसका जीन पलट दिया, जीन चेंज कर दिया, तो उससे क्रॉप की यील्ड बढ़ गई, और उस क्रॉप में क्या होगा, वो क्रॉप को कोई डिसीज भी नहीं लगेगा। तो ये हमने क्या किया, जीन्स में बेटा मैनिपुलेशन चेंज किया, तो हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। उसी तरीके से बेटा एनिमल्स में भी है, जैसे हम कर सकते हैं, काव है हमारे पास, जैसे कोई 2 काव है, एक क्या है तुमको मीट अच्छा देती है और एक तुम्हारा मिल्क देती है। तो अब मैंने क्या किया, उनके सेल्स को निकाला और उनके सेल में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। अब मुझे ऐसी काव मिलेगी जो मीट और मिल्क दोनों देगी एक ही काव से। तो ये क्या हो गया, मैंने उसकी जेनेटिक में चेंज किया, तो जिससे मुझे क्या हो गया, हम
प्रोडक्शन अच्छा हो गया, वैसी फास्टर ग्रोथ हो गई उसकी, और मुझे हेल्दी, मतलब मेरी क्वालिटी भी मेंटेन रही, मेरा प्रोडक्शन भी मेंटेन रहा। उसी तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग में भी है कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, डीएनए को पढ़कर हम क्या करेंगे, एक अगर सपोज करो मुझे इंसुलिन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है, बीटा सेल, पेनक्रिया में प्रेजेंट बीटा सेल, मैं वो सेल को निकालूंगी और ये ई बैक्टीरिया जो होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर डाल दूंगी। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, वो बीटा सेल प्रोड्यूस करेगा, जो क्या बनाएगा, इंसुलिन। अब वो इंसुलिन बनाएगा, मैं इंसुलिन को कलेक्ट करूंगी। अब जो जितने पेशेंट डायबिटीज के हैं, मैं उनको इंसुलिन वो इंजेक्ट कर दूंगी। तो ये किसके वजह से आज पॉसिबल हुआ बेटा, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, दो और मेथड है जिसमें हम जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे जेनेटिक में क्या है, हमने डीएनए में चेंजेस कर दिया, डीएनए चेंज करके हमने नए नए प्रोटीन बना दिए, और नए प्रोटीन क्या करेंगे, हमारे जो भी प्लांट प्रोडक्शन है उसको अच्छा कर देंगे। नॉन जेनेटिक में हमने टिश्यू कल्चर मेथड, जिसमें हम कोई जीन्स में चेंज नहीं करेंगे, जो प्लांट है ना बेटा, वही प्लांट को हम लैब में लेके जाके उगाएंगे, उससे हम अलग अलग टाइप के सीड बनाएंगे और उससे बहुत सारी मेडिसिन बनाएंगे। तो ये हो गया बेटा कि बेनिफिट्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी फील्ड में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इससे फायदा क्या क्या होगा। तो फायदा, इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज पर हेक्टेयर यील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेशन क्रॉप लैंड एरिया। अभी एकदम बेसिक है बेटा, कि हमने ये जो टेक्निक लाया ना बायोटेक्नोलॉजी, उसका सबसे मेन जो रीजन था बेटा, कि हमारे पास ना कल्टीवेशन के लिए लैंड कम था, क्योंकि लोग रहने लगे थे, लोगों ने एरिया रहने के लिए रख लिया था, लैंड बच ही नहीं गया था कल्टीवेशन के लिए, और जो बचा कुचा था उसके अंदर जो हमारी डिमांड थी, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, उस हिसाब से वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं बेटा, कि लैंड तो है बट इतना नहीं है, तो हम छोटे से लैंड में, छोटे से हेक्टर में हम क्या कर रहे थे, प्लांट तो उगा रहे थे, लेकिन उसकी क्वालिटी भी कम थी, और इस पे जो यील्ड भी आ रहा था, जो क्वांटिटी भी आ रही थी, वो कम आ रही थी। हमने जीन मैनिपुलेशन कर दिया बेटा, उसकी वजह से जो जो एरिया है वो वही है, लेकिन हमारी जो यील्ड है वो बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई और क्वालिटी भी बढ़ गई। इससे ये हमारा एक फायदा हुआ, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ी, है ना। अब सिंपल है ना, पहले कहाँ इतनी कम फसल होती थी तो लोग बेचते थे तो पैसा भी कम मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, जब फसल बढ़ गई तो इनकम भी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला जो फायदा हुआ, क्वालिटी सीड बनने लगी, उनको बराबर से न्यूट्रिशन मिलने लगा, बराबर इरिगेशन, उनको बराबर से पानी पहुंचाया गया, पीस रेजिस्टेंस हुआ, उनको ज्यादा बीमारी भी नहीं लग रही थी, उनके प्लांट खराब भी नहीं हो रहे थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरीके से उनको पानी प्रोवाइड किया गया, उनकी मतलब फसलों को देखा गया, फिर फार्मर को उनकी नॉलेज दी गई कि किस तरीके से आप प्लांट को उगाएंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की गई, जिनसे उनको फायदा हुआ और उनकी मनी इनकम बढ़ी। अब उसके बाद सेकंड फायदा क्या हुआ, एक्सपेंसेस ऑन द डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट वेराइटीज। अब सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा था उनको बेटा, कि ये जब उगाते थे ना प्लांट, तो उसमें बहुत सारी बीमारी लग जाती थी उनके प्लांट को, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उनको इन्फेक्ट कर देते थे। लेकिन अब जो मॉडिफाइड जो प्लांट उगाने लगे वो लोग, तो उसमें क्या हुआ, उनको डिजीज कम लगने लगी। अब उनको ये मालूम है कि उनका प्लांट खराब हो गया, तो इसलिए वो क्या करते थे, बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज करते थे प्लांट के ऊपर। अब पेस्टिसाइड 1-2 रुपए का तो नहीं मिलता था ना बेटा, महंगा होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता था बेटा, कि प्लांट को उगाने में, उगाते उगाते पैसे की क्वांटिटी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, मतलब ये एक्सपेंसिव। अब ये जब मार्केट में बेचेंगे तो महंगा बेचेंगे ना, क्योंकि उनका खर्चा भी तो ज्यादा हुआ था बेटा। लेकिन वहीं पे जब बायोटेक्नोलॉजी की जो जेनेटिक मॉडिफाइड जीन्स को लेकर आके उगाया गया, तो उसमें क्या हुआ, हमें पेस्ट कंट्रोल की भी जरूरत नहीं होने पड़ी, हमें महंगी चीजें का महंगा एक्सपेंस नहीं लगने लगा। तो जो जब ये प्लांट उगा, तो इसके ऊपर कोई इतना चार्ज ही नहीं लगा। जब इसको मार्केट में बेचा गया, तो ये मार्केट में सस्ता बेचा गया, लो कॉस्ट में बेचा गया, और इवन हाई क्वांटिटी और हाई क्वालिटी का था। तो ये भी एक बेनिफिट मिला उनको। नेक्स्ट, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटीज, yield per annum has been increased।
अब पहले क्या होता था बेटा, जो नॉर्मल कंडीशन में जो प्लांट को उगाते थे, एक तो पहले उसको लॉन्ग टाइम लगता था, जो नंबर ऑफ फ्रूट्स होते थे वो भी कम आते थे, और जो यील्ड होती थी, जो क्वांटिटी होती थी वो भी कम होती थी। लेकिन जब ये लोगों ने मॉडिफाई प्लांट को लेकर मॉडिफाई सीड को ये लोगों ने डाला, तो इससे क्या हुआ, जो फ्रूट्स है वो भी ज़्यादा आने लगे, जल्दी से जल्दी इनकी हार्वेस्टिंग होने लगी, कटाई करने लगे, और इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई बेटा, बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उनका फायदा क्या हुआ, इनकम भी बढ़ा, रिसोर्सेज भी बढ़ी, यील्ड भी बढ़ी, और क्वालिटी भी बढ़ गई। नेक्स्ट जो फायदा हुआ वो देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट विच कैन विथस्टैंड द वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एक्सेट्रा हैज बिकम द पॉसिबल। अब इससे एक और फायदा क्या हुआ कि अब देखो, जब जमीन में वो लोग लेके जाके उगा देते थे, तो तुम्हें ये पता है कि टेम्परेचर हर टाइम एक जैसा नहीं होता था, वाटर कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी चेंज होती थी, और भी बहुत सारे से प्रॉब्लम्स उनको आते थे, तो जिसकी वजह से उनकी जो क्रॉप है उनकी यील्ड में प्रॉब्लम हो जाता था, यील्ड कम हो जाता था, क्वालिटी खराब हो जाती थी। लेकिन वो लोगों ने ऐसे सीड बनाए, ऐसा जेनेटिक मॉडिफाइड सीड दिया, जिससे वो लोगों को ये सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं, मतलब कोई भी टेम्परेचर होने दो, कोई भी कंडीशन होने दो, जो तुम्हारा प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो होगा, उसकी यील्ड भी बढ़ेगी, ये सारी चीजें उनको फायदा होने लगा, और जिसकी वजह से उनका प्लांट लॉन्ग टाइम तक के रहने लगा। तो ये सारे